हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। सबसे पहले लिए पीटी बेसिक पीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी आपको पास 90 दिन बचा हुआ है, 100 से कम दिन बचा हुआ है। तो विजन ने निकाला है पीटी 363। तो इससे आपको एक साल की जितने भी करेंट अफेयर्स बना होगा पॉलिटी से रिलेटेड, ये सारे कवर हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा कर लें, जिसमें अप्रैल 2023 दिसंबर 2023 तक, जिसमें ये सारे टॉपिक रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है, मैं आज बेसिक स्ट्रक्चर से पूरा कर लूँगा। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 337 इसको भी पूरा करेंगे। स्टेट और सेंट्रल रिलेशन, ये सारे आर्टिकल को इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पीटी के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, आप लोग जो इम्पोर्टेंट होगी उसको आप लोग रीड और पेन पे लिखते रहना, पेन और कॉपी आगे रख के। तो चलते हैं आर्टिकल को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल आज की क्या है। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सबसे पहले ये जाने बुनियादी ढांचे संरचना का सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है, अभी 2023 में केशवानंद भारती मामले 1973 में जो केस हुआ था ना, उसका 50 साल हो गया, 50 साल पूरा हुआ। तो उससे रिलेटेड जरूरत है कि क्वेश्चन बनेगी। 50 साल केशवानंद भारती मामले का हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिया हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है। और संविधान में देखें ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं किसी को कहूँ तो ये है कि इससे केशवानंद भारती मामले एक ऐसा केस है जिससे बहुत सारे केस को सॉल्व किया था। इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो 50 साल हुआ था। सबसे पहले मैं चलता हूँ अबाउट द केशवानंद भारती केस 1973, ये क्या है और इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे कह रहा है, इट dealt with a petition against the compulsory acquisition of land by the Kerala government under the Kerala Land Reforms Act 1963। तो सबसे पहले है कि इसने संविधान के अनुच्छेद जो है, इससे नीचे में देख रहे होंगे आर्टिकल 25, 26 और 31। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 31 के तहत देखें तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में केरल में भूमि सुधार जो एक्ट बना था, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 जो आया था, तो उससे रिलेटेड ये है। उसके खिलाफ केशवानंद भारती ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें बताया कि मुझे आर्टिकल 25, 26 और 31 के तहत उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है, तो इसके खिलाफ वो याचिका दिया था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की अब तक की कहें तो 13 जजमेंट ने फैसला दिया था 7/6 के अनुपात में। कितने के अनुपात में? 7/6 के अनुपात में। से ये पूछेगा नहीं, लेकिन 7/6 के अनुपात में जजमेंट दिया था। और ये जजमेंट में की आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया था, तो उससे रिलेटेड वो उसको कायम रखा सुप्रीम कोर्ट। और उसमें जो प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति जो था, उस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स में संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे, तो केशवानंद भारती में ही मूल ढांचे का सिद्धांत भी आया था, इसी केस में मूल ढांचे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट रखे, तो मूल ढांचे का संविधान में उल्लेख है, कहेंगे नहीं, मूल ढांचे का संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन जब जज केस हुआ था ना, तो उस टाइम पूछा गए थे, तो वकील ने पूछा था जज से कि सर तो बताइए मूल ढांचे है क्या मेरा। तो वकील ने बताए थे, जज ने बताए थे कि जैसे जैसे टाइम आएगी मैं मूल ढांचे के बारे में व्याख्या करेंगे। ऐसे नहीं डिटेल्स बताए थे कि मूल ढांचे क्या है, संविधान में उल्लेख भी नहीं है। हाँ, तो इसमें इसी केशवानंद भारती मामले केस में
इतना चीज़ मैं आपको जानना पड़ेगा। इसके बेस आगे भी बताऊंगा, जैसे गोलकनाथ केस था 1967, तो उसमें भी बताया कि स्वानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप संसद मौलिक अधिकार में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन या परंतु लगाया था, उसमें बताया था कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगर जैसे कि संसद कोई कानून बनाया है, ठीक है, और उस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो कानून में जितना तक उस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है वो शून्य हो जाएगी। तो उसमें, लेकिन उससे आगे अगर डिटेल से बात करें तो गोलकनाथ मामले भी आया था 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन का अधिकार दे रखा है संसद को, कर सकता है, संशोधन कर सकता है। और इसी में न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी आया था, जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो भी इसी में आया हुआ था। तो उसमें बताया कि न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो ये जब देख रहे हो, द कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उसके बाद अदर जजमेंट्स की भी आया था, जिसमें 25वां और 29वां संविधान संशोधन भी हुआ था। इसको भी बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट। उनमें भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया था और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसलिए इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें भी बताया गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो ये देखें ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत एक केस को इसमें बताया गया था और जजमेंट दिया था। तो इसमें कौन कौन सी मूल ढांचे का है, तो कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सम प्रिंसिपल्स डेट आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद हम देखें तो मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक की बात कर रही है। सेकुलर एंड फेडरल की बात हो रही है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी यूनिट इंटीग्रिटी, DPSP, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू, ये सब किसका पार्ट है, तो हम कहेंगे मूल ढांचे का पार्ट है। ठीक है, जैसे मैं भी बताया था कि भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का उल्लेख नहीं है, तो वो चीज़ है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन की बात करें, सिद्धांत के महत्व संविधान की बात करें, तो इसमें बताया कि चेक ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक आगे संशोधन करने की संसद की शक्ति तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब फिर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूं, तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर्स। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया ऑल इंडिया जज एसोसिएटेड वी यूनियन ऑफ इंडिया केसेज stated that the district judiciary independence is part of the basic structure। तो इसमें भी बताया ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिला न्यायालय की स्वतंत्रता जो है बुनियादी संरचना का हिस्सा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है PT पॉइंट ऑफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी बताया था कि जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला न्यायालय जो है वो बुनियादी संरचना का हिस्सा है। तो उसमें भी आप ऐसे संशोधन चाहे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके
इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की डिस्कस करें तो जिला न्यायालय हो गया, शक्तियों का पृथक्करण भी इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें शक्तियों की पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशरी यानी शक्ति के पृथक्करण बताए गए न्यायपालिका के अधिकारी जो होते हैं वो विधायी और कार्यकारी शाखाओं के कर्मचारी से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। उसकी बात देखें तो यूनिफाइड जुडिशरी की बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका के न्यायालय की बात करें तो इसमें भी बताया गया कि समान पद के लिए न्यायाधीशों की सेवा शर्त जो होती है सभी समान राज्यों के लिए समान होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बाद जिला न्यायाधीश जो होती है जिले का सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होती है। जिला न्यायपालिका के वेतन, पेंशन, अन्य सेवा शर्त के लिए संदर्भ में एकीकरण उच्च न्यायालय और SCB हाईकोर्ट। तो ये मामला जो है ना बहुत ही है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 जो है ये खबरों में क्यों है हुआ है इन द न्यूज। सबसे देखें हुआ इन द न्यूज में एक कंस्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली upheld the validity of the Union Government 2019 decision to repeal the special status of Jammu Kashmir under Article 370 of the Constitution। इसका मतलब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के लिए 2019 के जो फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। जो 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश संविधान ने जम्मू कश्मीर पर लागू अध्यादेश 2019 को पारित किया था। तो इम्पोर्टेंट है जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान राज्य में लागू हुए। संसद ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी अधिनियमित किया जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद द जजमेंट की बात करें अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की घोषणा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर ने संप्रभु का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 जो है एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। ठीक, उसके बाद देखें अदालत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को एक राज्य से अलग किया जा सकता है संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है या अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके। अनुच्छेद 3 जो आर्टिकल 3 में क्या दे रखा है उसको थोड़ा देख लें। आर्टिकल 3 की बात करें, आर्टिकल 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुच्छेद 3A में आर्टिकल 3A में प्रयुक्त शब्द है कि राज्य में एक क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। उसके बाद केस भी आया था जैसे SR बमोई केस आया था। SR बमोई केस
के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक जांच के लिए खुली थी। तो एसआर बम्बई केस भी ऐसा ही था। उसके बाद अनुच्छेद 370 की हिस्टोरिकल पार्ट को देखें तो बिलय-पत्र अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे महाराजा हरीश सिंह ने हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से वह अपने राज्य को भारत के डोमिनियन में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान संविधान के तहत था। तो हिस्टोरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान संविधान के तहत 370 को भाग 21 में रखा गया था, जिसके शीर्षक था अस्थायी और संक्रमणीय प्रावधान था। आर्टिकल 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर संसद को कानून बना सकती है। उन सभी कानूनों को लागू करने के लिए सरकार की सहमति है। उसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखें तो 35 ए और 370 में उपजा और जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति देता है। उसके बाद देखें तो आर्टिकल 3 क्या कहता है। इसमें प्रावधान किया कि संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है और नए राज्यों के गठन की बात उपरोक्त कानून के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के लिए विधेयक को आवश्यक भेजना चाहिए। ये भेजते भी हैं। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट अभी अधिनियम पारित किया है 2023। इसमें अध्यक्ष के रूप में तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव इसमें रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली चेयरपर्सन, और मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो NCCSA, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज चेयरपर्सन। उसके बाद प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एज ए मेंबर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर। ठीक है, इसमें तीनों शामिल होंगे। उसके बाद ये कहता है रिसेंटली यानी हाल ही में द गवर्नमेंट ऑफ नेशन कैपिटल, ठीक है, टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिसीव द असिस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अनुच्छेद 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ठीक है, की पॉइंट की बात करें NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023, तो सबसे पहले जानते हैं NCCSA क्या है। इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यह जो है यह ट्रांसफर, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य आकस्मिक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को कहा गया। अच्छा, उपराज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक नया वैधानिक प्राधिकरण NCCSA है। ठीक है, इसके सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। NCCSA का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो पावर ऑफ LG, जब ये विधेयक हो जाएगा तो उसके बाद LG का पावर क्या होगा। तो ऐसे मामले में LG पूरी तरह से अपने विवेक पर कार्य कर सकते हैं। विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर के मामले, लेकिन जिन्हें LG को सौंपा गया, या ऐसे मामले जहां कानून द्वारा उसे अपने विवेक से कार्य करने या किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती हो तो ये कर सकता है। उसके बाद देख रहे हैं प्राइमेसी टू LG की प्रधानता क्या है।
यह एलजी को एनसीसीएसए की सिफारिश को मंजूरी देने या पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति देकर उन्हें विवेकाधीन भूमिका का विस्तार, इस कानून का विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, उनके और प्राधिकारी के बीच मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद देखें तो मंत्रियों द्वारा मामले का निपटान भी है। तो यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ द मैटर बाय मिनिस्टर। इसमें क्या है, कुछ मामले में डीके मंत्रियों द्वारा एलजी को प्रस्तुत करना किया जाना चाहिए। ये भी उल्लेख आदेश जारी करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं और मुख्य सचिव के माध्यम से अपनी राय लेगी और उनमें प्रस्तावों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव भी शामिल हैं। उसके बाद दिल्ली की शांति, द गवर्नमेंट ऑफ मॉडल, तो इसमें यहाँ पे देखें तो दिस इंक्लूड प्रपोजल्स इफेक्टिंग द पीस एंड द ट्रांसक्यूलिटी ऑफ द दिल्ली की बात कर रहा है। दिल्ली की शांति और अमन, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा को बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब जो कार्य इसमें इनके हाथ में चले आएंगे। दिल्ली एनसीटी का शासन मॉडल भी देखें तो क्लासिफिकेशन एज ए यूनियन टेरिटरी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत शासित था। इसमें कहा गया केंद्र शासित प्रदेश सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक की नियुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देखें स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है, स्पेशल स्टेटस, इसमें कई सारे केस भी हैं। इसमें देखें तो एस बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर 69वां संविधान संशोधन 1991 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। देखिए अनुच्छेद 239A जोड़ा और दिल्ली को एक विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसमें उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करता है। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ की बात करें, दिल्ली विधानसभा की शक्ति की बात करें सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संपत्ति सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। साथ ही संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और संपत्ति सूची के सभी मामले पर कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें GNCTT एक्ट 1991, ये क्या कहता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार कामकाज की रूपरेखा तैयार करता है। कोर्ट ने हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निवारक हिरासत कानून से तो ये। अब उसके बाद देखें तो वो प्रिवेंट और डिटेंशन की बात कर रहा है, निवारक निरोध कानून के बारे में। निवारक निरोध के अर्थ की भी समझ लें। प्रिवेंटिव detentions means detention of the person without trial and conviction by a court on a mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order। इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधि करने की उचित आशंका के साथ के आधार पर अदालत द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना हिरासत में रखना, ये भी है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के निकट भविष्य में अपराध को रोकने, जैसे कि यह एक अपराध कर रहा है, अपराध करने की कोशिश कर रहा है, अपराध करने से रोकना है। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत से सुरक्षा किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए अनुच्छेद 22(3) ये कहता है संसद के पास भारत की रक्षा, विदेशी मामले और उसमें सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखें
both parliament as well as state legislators can currently make। इसका मतलब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और आपूर्ति और सेवाओं की देखरेख रखरखाव जुड़े कारणों के लिए एक साथ कानून बना सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता और मना प्रभावी पदार्थ विज्ञापन जैसे अनेक कानून निवारक न्यूज संबंधित कर सकता है। उसके एक्ट भी है NDPS 1985 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट ETC परमिट प्रिविटेशन डिटेंशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्सनैलिटी राइट्स, व्यक्तित्व का अधिकार, व्यक्तित्व का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके आर्टिकल को डिस्कस नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे।